स्टूडेंट, आज का टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया और फिर ओवरहेड्स यानी ऊपरी व्यय क्या है उनके बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में और मटेरियल के बारे में। स्टूडेंट, ये फॉर्मेट है कॉस्ट स्टेटमेंट का। आगे नेक्स्ट यूनिट में चल के पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना होगा। आगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट करके आता है, वो नेक्स्ट यूनिट में टॉपिक मिलेगा। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द पीरियड एंडिंग जितना होगा वो इसमें लिख देंगे, ये पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो होगी उसको अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, केवल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो होगी उसको दिखाएंगे, और डायरेक्ट और चार्जेबल जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन। उसके बाद प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट का मैं पीछे फॉर्मूला ही बता चुका हूँ, जैसे आपके डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इन चीज़ों को ऐड किया हमने, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन्हों को ऐड किया है। तीनों को ऐड करने के बाद प्राइम कॉस्ट आ जाता है। स्टूडेंट, प्राइम कॉस्ट के बाद जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं यानी कारखाने के ऊपरी व्यय, उनको ऐड कर देते हैं। और फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करने के बाद आपका आता है वर्क्स और फैक्ट्री कॉस्ट। इसका फॉर्मूला भी पीछे लिखवा चुका हूँ मैं। वर्क कॉस्ट इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड, यानी कि प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड एक ही बात है। इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट यानी लागत। प्राइम कॉस्ट में ये फैक्ट्री के ऊपरी व्यय ऐड कर देंगे यानी मूल लागत में, तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आएगी यानी कारखाने की लागत। स्टूडेंट, इसके बाद जितने भी ऑफिस ओवरहेड हैं, ऑफिस ओवरहेड्स में को हम ऐड कर देंगे वर्क कॉस्ट में यानी फैक्ट्री कॉस्ट में। तो आता है आपका ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। स्टूडेंट, ऑफिस कॉस्ट का मैं फॉर्मूला पीछे बता चुका हूँ, यानी वर्क कॉस्ट यानी ये वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड्स, इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा आपका ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यदि हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड कर देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करने के बाद आएगा आपका टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसका मैं पीछे फॉर्मूला भी बता चुका हूँ। टोटल कॉस्ट इक्वल टू ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब स्टूडेंट, यदि कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें मालूम है, टोटल कॉस्ट मालूम है, यदि हम उसमें प्रॉफिट भी ऐड कर दें, प्रॉफिट यदि उसमें ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद आता है सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसका फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों को ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में स्टूडेंट सेलिंग प्राइस दिया हुआ होगा,
तो प्रॉफिट निकालना होगा, तो वहाँ पर सेल्स में से ये कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देंगे तो आप प्रॉफिट आ जाएगा। इसका फॉर्मूला बता चुका हूँ पीछे। स्टूडेंट देखिए, इसके बाद बात करते हैं मटेरियल की। नेक्स्ट टॉपिक आता है मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियल। इन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, material has an important place for our discussion. The term material shall mean and include मटेरियल में आपके रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट, फैक्ट्री सप्लाईज और पैकिंग मटेरियल। स्टूडेंट ये सभी मटेरियल के पार्ट्स हैं। देखिए, मटेरियल का किसी भी प्रोडक्शन में काफ़ी इम्पोर्टेंट उसका प्लेस है, जिसमें किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किए जाने वाले, जैसे आपके रॉ मटेरियल, कच्चे माल, स्पेयर पार्ट्स, पुर्जे, स्टोर्स एंड फैक्ट्री सप्लाईज, जैसे कि आपके तेल, ग्रीस एक्सेट्रा को इंक्लूड किया जाता है। स्टूडेंट ये पहले बता चुके हैं कि डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में। डायरेक्ट मटेरियल वह है जिसके रिगार्डिंग हमें जिस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है और उसके लिए जो मटेरियल आता है। इनडायरेक्ट मटेरियल भी होते हैं कुछ, जैसे मशीन के रख रखाव के लिए तेल की ज़रूरत पड़ती है, मशीन को साफ़ करने के लिए कपड़े की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि शर्ट बनाने के लिए धागे की ज़रूरत है। ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल में है। अब बात यहाँ पर हम मटेरियल कंट्रोल की करेंगे। मटेरियल कंट्रोल स्टूडेंट, क्योंकि हम पीछे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में पीछे एक लेक्चर में बता चुके हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेरियस public and private companies show that expenses on material are 40 to 70% of the total cost. इसके ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल may be described as follows. Student, इसके ऑब्जेक्टिव: टू चेक पॉसिबल वेस्टेज एंड लीकेज ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल ख़राब तो नहीं हो रहा है, लीकेज मटेरियल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मटेरियल कंट्रोल भी करना है। मटेरियल यदि ज़्यादा आता रहेगा उसके तरीके से यदि प्रोडक्शन सही है तो मटेरियल का वेस्टेज नहीं है, और मटेरियल ज़्यादा आ रहा है उसके हिसाब से यूनिट नहीं निकल पा रही हैं, यानी प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो मटेरियल का वेस्टेज भी चेक करना होगा, यानी मटेरियल कंट्रोल का ये पार्ट है। नेक्स्ट, टू चेक थेफ्ट ऑफ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है ऐसा तो नहीं है कहीं चोरी हो रहा हो। नेक्स्ट, टू चेक अननेसेसरी परचेज। मटेरियल कंट्रोल के द्वारा जितनी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए उतने ही मटेरियल को परचेज करना होता है। नेक्स्ट,
टू चेक द एक्सेस स्टोरेज ऑफ मटेरियल। प्रोडक्शन के रिगार्डिंग ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल है उसका आप स्टोर ज़्यादा कर रहे हैं। जितनी मैन्युफैक्चरिंग है, जितनी डिमांड है रॉ मटेरियल की, उसी के तरीके से रॉ मटेरियल को रखना होता है। नेक्स्ट, टू मेंटेन फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का भी फ्लो बना रहे। जितनी रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन की है उसी हिसाब से रॉ मटेरियल आना होता है। ऐसा भी नहीं हो कि प्रोडक्शन बीच में रुक जाए, मटेरियल की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ये सब चीज़ें मटेरियल कंट्रोल में आती हैं। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, स्टोर किया जा रहा है, स्टोर करने में कॉस्ट आती है, उसको भी रिड्यूस करना होता है। जैसे मार्केट में डिमांड होगी उस हिसाब से प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन के हिसाब से ही रॉ मटेरियल को मंगाना होता है। इन सब चीज़ों को एनालिसिस करके देखा जाता है। स्टूडेंट, अब इसके बाद स्कोप ऑफ मटेरियल कंट्रोल, यानी मटेरियल कंट्रोल करने के कौन कौन से क्षेत्र हैं। जैसे कि आपका डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स, परचेज ऑफ मटेरियल यानी सामग्री का क्रय, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, इश्यू ऑफ मटेरियल, और वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल यानी कि सामग्री की जांच। अब स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हम डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग एप्रोप्रिएट स्टॉक लेवल। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ मटेरियल यूसेज। रेट ऑफ मटेरियल यूसेज क्या है? इट इज़ नेसेसरी टू नो द रेट ऑफ मटेरियल यूसेज इन प्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जनरली this rate is find out as usage rate per day, per week, per month. The quantity of production varies according to demand. Thus the material usage rate also varies regarding material consumption. इसके 3 रेट्स आर डिटरमाइंड, ABC दे रखे हैं। मैक्सिमम यूसेज रेट, मैक्सिमम यूसेज रेट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच इज़ कंज्यूम्ड एट मैक्सिमम कैपेसिटी प्रोडक्शन इज कॉल्ड मैक्सिमम यूसेज रेट। B, मिनिमम यूसेज रेट, minimum usage rate the quantity of material which is used at minimum capacity production is unusual business condition is called minimum usage rate. C, normal or average usage rate, the quantity of material which is used to run the manufacturing activity properly under the normal condition of business is called average or normal usage rate. स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिलीवरी, लीड और प्रोक्यूरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।